रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्रों में आज उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस सीरीज में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहां स्त्रियों की कानूनी इसके अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था ज्यादातर दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से एक बहुत बड़ा तबका स्वतंत्रता से 20वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। रोमन साम्राज्य का विस्तार ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में दो सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये दो साम्राज्य रोम और ईरान थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के बिल्कुल पास में थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया। भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर कब्जा था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था और दक्षिणी सीमा विशाल सहारा रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार इस दूसरी और कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीन के लोग ताचिन कहा करते थे। साम्राज्य का आरंभिक काल रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और पर इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था, जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली तथा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन के लिए लैटिन तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लैटिन भाषा बोलते और लिखते थे। इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूम जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हों और कोई भी भाषा बोलते हों। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। हालांकि ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, फिर भी इस कल्पना को जीवित रखने में एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लैटिन में ज्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से भी की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, लेकिन अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद रोमन साम्राज्य की एक अन्य प्रमुख संस्था थी सेना। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और उसे कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतन लेने वाली सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा इंडिविजुअल संगठन था, जिसमें चौथी शताब्दी तक लगभग 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो यह आंदोलन सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते थे। संक्षेप में कहें तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3। फारसी साम्राज्य एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसके मुकाबले का अब तक दुनिया में कोई साम्राज्य नहीं हुआ। फारसी साम्राज्य की नींव साइरस महान ने आज से 2500 साल पहले सुमेरियन, बेबीलोनिया, असीरिया और कसाइड्स जैसे छोटे प्राचीन राज्य को एक साथ मिलाकर रखी थी। इसके बाद साइरस महान ने अपने साम्राज्य नंबर 1 साइरस महान ने सबसे पहले अनातोलिया क्षेत्र में राज कर रहे लीडियंस पर हमला करके उन्हें जीत लिया। उस सरदो फारसी साम्राज्य का प्रभुत्व मिस्र, लीबिया, ग्रीस, उत्तरी अफ्रीका और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्रों तक हो गया था। साम्राज्य लगभग 200 वर्षों तक चला था।
अंत के समय में फारस की शक्ति क्षीण होती चली गई थी। इस साम्राज्य का अंत सिकंदर ने डरायस्थरी को हराकर किया। नंबर 4, इस्लाम से पहले फारस का राजधर्म पारसी धर्म था। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुष्ट्र को कहा जाता है। जरथुष्ट्र 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। प्राचीन फारस में करोड़ों पारसी धर्म के अनुयायी थे। नंबर 5, एक ज़माने में प्राचीन फारस को पानी की बहुत किल्लत झेलनी पड़ती थी, जिससे निपटने के लिए फारसियों ने 3000 दूर दूर तक पहुंचाने का तरीका सीख लिया था। नंबर 6, फारसियों की राजधानी परसेपोलिस थी, जिसे वे पारसा के नाम से बुलाते थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर था जो शहर को जला दिया। नंबर 7, प्राचीन फारस की शासन प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने पूरे साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था और हर प्रांत गवर्नर के अधीन होता था, जिन्हें क्षत्रप कहते थे। नंबर 8, फारसी लोग प्रकृति प्रेमी होते थे। उन्होंने अपनी राजधानी पारसा को बहुत से बागों से सजा रखा था। इन बागों को फारसियों ने परिदाइदा नाम दिया। अंग्रेजी शब्द पैराडाइज इसी फारसी शब्द से